इस केस में, इन दोनों केसेस में, एक आपको देवस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं है अभी। वो राजस्थान में, ये केवल राजस्थान में है। अच्छा, तो स्टेट गवर्नमेंट को डाल दिया। जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, जैसे गुजरात दे देती है, महाराष्ट्र दे देती है, पर राजस्थान गवर्नमेंट नहीं देती है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक नया डाल दिया कि आप ये कराना पड़ेगा। जिनकी जेब में कुछ भी नहीं है लेकिन सेवा करने का जज्बा बहुत बड़ा है, अब वो सोचते हैं हमको कोई डोनेशन देगा तब हम काम करेंगे, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप पॉसिबल है, आप सेवा वाला ही काम करो, आप जूते पॉलिश करो बैठ के आराम से, चले जाओ कहीं किसी की सेवा करो, आप ऐसा करो, आप वृद्धाश्रम चले जाओ, वृद्धाश्रम जाकर लोगों की सेवा करो। मुझे ऐसा लगता है कई बार ना, पहले आपको ना अपने घर में पर्याप्त हो ना एकदम, तब आपको एनजीओ में आना चाहिए। कभी भी एनजीओ ऐसे मत आइए आओ एनजीओ करे एज अ बिजनेस, तो ऐसे कभी है ना, ये दो चीज मिक्स। मान लो मुझे प्रोविजनल मिल गया और मैंने चलो थोड़ा बहुत मेरा पैसा भी डाल दिया या किसी ने मुझे दे भी दिया, तो मैं कब अप्लाई करूं परमानेंट के लिए? हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पैसा लिया, प्रोविजनल आपके पास आ गया, जिस दिन आपके पास पैसा आया सेम डे यू अप्लाई। अच्छा। इवन मैं तो कहता हूं कि आपने प्रोविजन लिया क्योंकि आपको दिखाना था मेरे पास है, जिस दिन आपके पास काम आने लगता है उस दिन आप परमानेंट अप्लाई कर दीजिए। नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ हैं रोहित प्रधान जी, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन रोहित जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। हिंदुस्तान भर में अपनी वर्कशॉप्स लेते हैं। इसके अलावा आई थिंक आप इंडिया से बाहर भी, दुबई और कहीं जाकर आपने वर्कशॉप लिए, नेपाल में भी आपने वर्कशॉप्स लिए, तो आई थिंक आप सबके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एनजीओज के लिए, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि एनजीओ से संबंधित क्या क्या कंप्लायंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ऐसी चीजें जो एनजीओज को करनी चाहिए, उन सब के जवाब रोहित जी के पास है। और रोहित जी से हम बात करेंगे आपके सवालों के बारे में, जो आपके सवाल हैं उनके डायरेक्ट आंसर्स। कई बार आपको ऐसा लगता है रोहित जी, यहाँ पर बहुत सारे सीए जो है ना कंफ्यूज भी करते हैं एनजीओज को, तो मैं चाहता हूं कि आप उनको वो सवाल के जवाब दें कि जिससे उनको ये पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो सही निर्णय ले सके। तो सबसे पहले रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं कि शुरुआत में आप अपनी तरफ से थोड़ा ये बताइए कि आपका एनजीओ डोमेन को लेकर, सोशल सेक्टर को लेकर, सीएसआर को लेकर आपका क्या सोचना है, आपको क्या लगता है इसका क्या फ्यूचर है, क्या किस तरह की अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में है, क्या चैलेंजेस हैं, वो बताइए। तो सबसे पहले धन्यवाद प्रशांत जी, आपने बुलाया, और कितना ऑनेस्ट रहना है ये बता दीजिए आप, तो उतना ऑनेस्ट में रहूंगा। बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है आपको, मैं चाहता हूं कि ऑडियंस को सच पता चले, क्योंकि हम लोग बटरिंग करके कोई फायदा नहीं। हाँ, सच बात, ऑनेस्ट में जाना है तो देखिए ऐसा है कि मैं ऑनेस्ट इसलिए कई बार अवॉइड करता हूं क्योंकि हम किसी भी सेक्टर में देखेंगे ना, तो सब जगह कुछ ना कुछ तो चलता ही है। अब किसी में आटे में नमक है, किसी में नमक में आटा है, सब कुछ जानते हैं। तो बात ऐसी है कि एनजीओ वाले काम में अब 50-50 के करीब पहुंच चुका है, और आगे क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो पिछले कई सालों में, चाहे एफसीआरओ को लेकर के हो, चाहे इनकम टैक्स के सेक्शंस को लेकर हो, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। मोर देन 3.5 लाख एनजीओ बंद हो गए जो इनएक्टिव थे, और एक्टिव भी थे तो कैसे चल रहे थे कोई नहीं जानता था। अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एफसीआरए जो होता था, पहले कहीं भी आप अकाउंट खुलवा सकते थे। अभी एफसीआरए के लिए आपको होम मिनिस्ट्री के अंदर एसबीआई की एक ब्रांच है। बिल्कुल, यानी आप समझ लीजिए अगर आज की बात करें तो होम मिनिस्ट्री ऊपर बैठे हैं और नीचे एक ब्रांच चल रही है। सही है। अब जो पैसा आएगा फॉरेन से वो उसी में आएगा। इतना रिस्ट्रिक्शन करने का रीजन क्या है? क्योंकि एनजीओ सेक्टर को ना ठीक से कोई ने कैटर ही नहीं किया। बिल्कुल सही। उसको कुछ भी करके भाई अपन को लगता है एक बिजनेस शुरू किया, आओ एनजीओ भी चला लेते हैं, ऐसे लोग शुरू करते हैं। मेरा जो इसमें ना ओवरव्यू, मैंने जितने लोगों से मिला या जितने लोगों से मैंने बात की है, एनजीओ के साथ काम भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कई बार ना, पहले आपको ना अपने घर में पर्याप्त हो ना एकदम, तब आपको एनजीओ में आना चाहिए। कभी भी एनजीओ ऐसे मत आइए आओ एनजीओ करे एज अ बिजनेस, तो ऐसे कभी है ना, ये दो चीज मिक्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली है रोहित जी ने कि हम जब हमारा पेट भरा हो तभी हम किसी की हेल्प करने, किसी और को खाना खिलाने जाए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दान जो होता है ना, वो हम लोग अभी दान का कुछ और उपयोग हो गया हमारे यहाँ। दान मतलब ये होता है कि, और गृहस्थ व्यक्ति ध्यान लेता ही नहीं है, वो किसी और के लिए ले रहा है, वो खुद के लिए तो ले नहीं रहा है, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन तो अपने जीवन यापन से चलाएगा। तो उसका कॉन्सेप्ट अगर शुरू से आप देखोगे तो इसलिए होता है कि आप क्या, इसमें बहुत सिंपल कहानी है। एक बिजनेस और एनजीओ में क्या फर्क है, मैं आपको समझा, ये बताइए। अगर आप बिजनेस करते हो कभी भी, तो आप क्या करते हो कि बेनिफिशियरी जो होता है ना, वो होता है जिसको जो पैसा दे रहा है। बिल्कुल, जैसे मैं आज सर्विस देता हूँ तो मुझे पैसा मिलता है, आपको प्रोडक्ट बेचते तो आपको पैसा मिलता है। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही चल रहा है। बेनिफिशियरी कौन है? जो पैसा दे रहा है, उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो पैसे देगा, अदरवाइज तो नहीं देगा। कैसे भी हो सकता है वो। लेकिन एनजीओ एक ऐसा दुनिया है जहाँ पे बेनिफिशियरी थर्ड पर्सन है।
हाँ, मतलब पैसे ना कोई और पैसे- दे रहा है। हाँ, ना लेने वाला है ना देने वाला है, दोनों का कोई बेनिफिट ही नहीं है उसमें। ठीक बात है। और तीसरा जो आदमी है उसको बेनिफिट हो रहा है, तो ये बेनिफिशियरी एकदम चेंज होता है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो इसके टैक्सेस आपको समझ में नहीं आएंगे, इसका कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगा, और उसको देख धरातल पे उतार नहीं पाते। बहुत सही बात बताई आपने, बहुत ही तो सही बात। हमें ये डिफरेंस करना सीखना चाहिए। इसलिए इनकम टैक्स में भी ऐसा होता है। इनकम टैक्स में ना ऐसा एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं करते ऐसा, लेकिन उनके पास पावर क्या है बताया तो अगर आपके पास 12A नहीं है, हाँ, तो आप एनजीओ नहीं है, तो आप बिजनेस हो गए। बिल्कुल ठीक बात है, तो बिजनेस हो गया। अब एक लिमिट के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। तो अगर आप एक लिमिट के ऊपर, मानो आप 5 लाख के ऊपर चले गए या 10 लाख के ऊपर चले गए, एक लिमिट आपने क्रॉस कर जो इनकम टैक्स ने बता रखी है, अब आप बिजनेस में आ गए, तो उसके पास पूरी पावर है कि जितना डोनेशन आपके पास आया, करेक्ट, वो पूरी टैक्स कर देगी वो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। तो 12A की वजह से आप एनजीओ कहलाते हैं। एक तरीके से तभी आपको आना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें बोलता है कि जो आपने खर्चा किया वो एनजीओ है, इसलिए खर्चा जो आप कर रहे हो उसको मैं अलाउ कर रहा हूँ। उसमें भी आप 85% यूटिलाइज करोगे, 15% आप रख सकते हो अगली बार के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं। ठीक बात है। तो वो कहते हैं कि सर आपने क्या क्या पैसा लिया, और अगर आपने 12A नहीं लिया तो आप बिजनेस कर रहे हो एक तरीके से। अच्छा, बेनिफिशियरी थर्ड पर्सन है इसमें, जो पैसा लिया उसको तो फायदा दिया ही नहीं आपने, इट्स नॉट अ बिजनेस। बिल्कुल ठीक बात है, तो इट्स अ गिफ्ट। तो मैं गिफ्ट में टैक्स कर रहा हूँ इसको। तो गिफ्ट में टैक्स, तो जो ऐसे भी किसी को कोई गिफ्ट देता है तो टैक्सेबल ही हो गया ना वो। तो अब आप सोचो कि आपको तो मैंने गिफ्ट दे दिया, तो रूल के हिसाब से तो कुछ भी करो आप, बिल्कुल सही। और उस पैसे कुछ भी कर रहे हो आप तो टैक्सेबल हो गया। अब आप बोलोगे आप ये तो बहुत ही अजीब बात कर दी, हमने खर्चा कर दिया। सर आपने कर दिया तो फिर आप उसको उस तरह से करते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो क्या होता है वो डिफरेंस, अगर आप, क्यों क्या होता है कि जब भी आप एक्ट बनाते हो या कुछ भी होता है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है। तो हमारे, जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ता था, तो हमारे सर एक बहुत अच्छी बात बताते थे हमको कि कोई भी सेक्शन अगर लिखा गया, हाँ, और कोई भी डिडक्शन दिया गया, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है। गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ चल रहा था इसलिए एलआईसी बेनिफिट दे रही थी, गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ चल रहा था इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट दे रही थी, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उनको पालना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको मेडिकल बेनिफिट नहीं मिल रहे, इसका मतलब गवर्नमेंट फेल है। रोटी कपड़ा मकान अगर आप नहीं दे सकते हो, ठीक बात, तो गवर्नमेंट फेल है। गवर्नमेंट फेल है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, यार आप अगर आप चले गए तो आपके परिवार का क्या होगा, हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी, तो एलआईसी कराओ, एलआईसी का बेनिफिट हम देंगे तुमको, टैक्स बचा देंगे। हाँ, तो इसीलिए तो आप जब आप एलआईसी करा दो टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब ऐसा होता है ना कि आप बोले सर मैं तो घर है मेरा, छत है मेरे पास, अब छत तो मेरे पास है, लेकिन क्या हुआ सर, अब मैं तो वो बेच दी क्योंकि दूसरे के लिए नहीं थी। तो गवर्नमेंट बोलती कोई बात नहीं, रहने के लिए ले रहे हो ना, कोई बात नहीं, कितने रुपए, बोले सर 5 लाख है, बोले 5 लाख का नया खरीद लो, टैक्स नहीं लेंगे। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात है, कभी हमने इस तरह से सोचा ही नहीं कि भाई होम लोन के ऊपर टैक्स बेनिफिट क्यों होता है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो रेट कम क्यों है, कि छत होना जरूरी है हर आदमी के पास ना, घर होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है या कुछ भी डालती है नीचे धरातल पे, टैक्स लगाना, डिडक्शन देना, इसके पीछे पर्पस है सब। एब्सोल्यूट। ऐसे कुछ भी बना के डाल दिया कर दिया, उसका कुछ और उनके पीछे चल रहा है, मतलब जो हमें नहीं दिखता है, हमें समझ में नहीं आता, हमको उस तरह से हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा आपने 12A की बात बताई, तो 12A ATG सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूँ 12A ATG सबसे बड़ा करप्शन भी है। तो आप थोड़ा ये बताइए, क्योंकि पहले क्या होता था, एक बार मिल गया जिंदगी भर, आप 12A ATG रख लीजिए। अब क्या होता है, हर 5 साल में रिन्यू कराना है। जैसे हमारा 2021-22 में था, अब रिन्यू हो गया, हो जाएगा। तो अब पहले तो ये कि प्रोविजनल का क्या मतलब है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्रोविजनल मिल गया तो 3 साल तक हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो क्या ये बात सही है? नहीं है। नहीं है तो कब सही है? तो ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एनजीओज के लिए, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ मैंने से देखा है जो सीएसआर फंड के लिए अप्लाई करते हैं प्रोविजनल के साथ, और कंपनी को भी नहीं पता, कंपनी ने पैसे दे दिए, अब उनका प्रोविजनल का पता चला तो बाद में वापस 2 पैसे उन्होंने खर्च कर दिए, तो और मुश्किल। हाँ, तो इसलिए बहुत बड़ा ना, एक्चुअली क्या गवर्नमेंट ने क्या सोचा, गवर्नमेंट ने बोला कि आप क्या करो, बोले सर हमको है ना प्रॉपर तरीके से काम करना है, पर हमारे पास काम ही नहीं है। हमने आज एनजीओ बनाया, करेक्ट, आपको दिखाया कि हम अच्छे हैं कि बुरे। इंटेंशन कैसे जस्टिफाई होगा जब तक आप काम नहीं करोगे। आप ऐसा समझोगे आपका कोई मित्र है, हाँ, रोज उठते बैठते हो सुबह शाम, आपके बहुत अच्छा याराना है, ठीक है, आप 5 लाख रुपए दो उसको, हाँ, फिर वो बोलेगा कि 15 दिन बाद वापस लौटाऊंगा, हाँ, आप 16वें दिन फोन करो, हाँ, तब पता चलेगा दोस्त है कि नहीं है। ओह माय गॉड। तो जब तक आप व्यवहार नहीं करोगे ना, उस बिल्कुल पैसे का लेन देन नहीं करोगे सब, तब तक आपको एक्चुअली चरित्र पता नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट कहती है सर मैं तो समझता नहीं हूँ आप कौन हो, कैसे हो, कितने अच्छे कितने बुरे मेरे को पता नहीं, आपके ट्रांजेक्शन आप कर दो, ठीक है, उसके बाद उसमें से खर्चे कर दो, हाँ, मैं देखूंगा सब जेन्युइन है तो मैं आपको 12A ATG दे दूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट बोला ये तो टफ काम है भैया, पर तुमको तो काम आज करना है, हाँ, तो हम एक तरीका निकालते हैं कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। ठीक है, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 6 महीने के लिए वैलिड होता है। अगर वो वैसे 3 साल के लिए होता है, पर अगर आपने एक्टिविटी शुरू कर दी, हाँ, तो फिर आप आपको परमानेंट के लिए ले रहे हैं। हाँ, तो ये बात जो 6 महीने वाली बात है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हाँ, तो वो क्या होता है कि ध्यान क्या होता है, देखो सिंपल तरीका क्या है ना सर,
आप मेरे पास आए, मुझे पैसे बनाना है, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि देखो ऐसा है प्रशांत जी, प्रोविजन दिला देते हैं आपको, ठीक है, आपको लगेगा 1280 जी आ गया, आप राजा जी, हम राजा जी के, हमने पैसा ले लिया, हाँ, ठीक है। अब जब तक चल गया, अच्छा ज्यादा लोगों के पास डोनेशन आता भी नहीं है, ठीक बात, चल रहा है काम, पर जैसे ही कंपनी के पास गया या अपना प्रेजेंट किया तो उसको पता लगेगा प्रोविजनल पे डोनेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने परमानेंट नहीं लिया। बिल्कुल। तो हम तो प्रोविजनल देना कभी एनकरेज ही नहीं करते, हम तो कहते हैं भैया एक काम करो, तुमने एनजीओ खोला, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो होगा, हाँ, सेवा करना चाहते हो ना, ठीक है, तो पैसा तुम्हारे पास नहीं, सेवा करने क्यों आए हो, तो सब पैसा तो है हमारे पास। आदमी धंधा करता है, ठीक बात है, तो 20 लाख लेके बैठता होगा तो धंधा सोचेगा 10 लाख धंधे के हिसाब से। अगर मैं सीए की प्रैक्टिस शुरू करूंगा तो 1 लाख लेके तो बैठूंगा, एसी चलाऊंगा, फर्नीचर लूंगा, सब लूंगा। तो आप एनजीओ खोलने आए, आप क्या कहना चाहते, साहब मैं सेवा करूंगा, तो जेब में होगा कुछ होना चाहिए, तो ही तो सेवा करोगे। तो ये 1 लाख का काम कर लो, बहुत बढ़िया, और सीधा परमानेंट अप्लाई करो ना, प्रोविजन में जा क्यों रहे हो। तो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज रोहित जी ने बताई है कि आपके पास कुछ तो होना चाहिए। हाँ। लोग क्या सोचते हैं, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो जिनकी जेब में कुछ भी नहीं है लेकिन सेवा करने का जज्बा बहुत बड़ा है। अब वो सोचते हैं हमको कोई डोनेशन देगा तब हम काम करेंगे, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप पॉसिबल है, आप सेवा वाला ही काम करो, आप जूते पॉलिश करो बैठ के आराम से, चले जाओ कहीं किसी की सेवा करो, आप ऐसा करो, आप वृद्धाश्रम चले जाओ, वृद्धाश्रम जाकर लोगों की सेवा करो, सेवा ही करनी है, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा चाहिए ही नहीं। बहुत बढ़िया। आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, डोनेशन लेना चाह रहे हो, फिर सेवा करना चाह रहे हो, तो आप मैं इसमें बोलता हूँ साहब, मैं तो है ना राम जी की कार्य में करना चाहता था सहयोग, तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, मैं तो गिलहरी था, मिट्टी में लौटता था, जाके पानी में तैर के आ जाता था, फिर मिट्टी में लौटता था, फिर चला जाता था। तो मैंने अपना राम काज तो मेरे अपना पूरा कर लिया, पूरा सही। अगर आपको नहीं साहब मैं तो ये है ना पत्थर वत्थर सब चलाना, तो फिर वो हायर करेगी गिलहरी, गिलहरी हायर भी करेगी, सब काम भी करेगी, तो पैसा भी लेगी, पैसा लेगी तो फिर आपको कुछ तो आपका होना चाहिए पहले देने के लिए, तब तो आप ले पाओगे। अगर कोई भिखारी बैठा है तो बजाने के लिए सिक्के चाहिए ना, एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया, बिना बजाए कैसे आपके एग्जांपल्स बहुत ही बढ़िया है। भिखारी बैठा तो बजाने के लिए तो चाहिए ना, 5 सिक्के तो खुद ही डाल के बैठता है, और 500 का एक नोट भी डाल के बैठता है कि देखो साहब किसी ने 500 भी डाले, आप पीछे हो बहुत कि आप 10 रुपए दे रहे हो। तो ये एनजीओ के साथियों को बहुत ही जबरदस्त मैसेज है कि हमें कभी ना कभी जब काम करना है तो कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए, कुछ करें। तो एक सवाल इसमें और निकल रहा है सर, मान लो मुझे प्रोविजनल मिल गया और मैंने चलो थोड़ा बहुत मेरा पैसा भी डाल दिया या किसी ने मुझे दे भी दिया, तो मैं कब अप्लाई करूं परमानेंट के लिए? हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पैसा लिया, प्रोविजनल आपके पास आ गया, जिस दिन आपके पास पैसा आया सेम डे यू अप्लाई। इवन मैं तो कहता हूं कि आपने प्रोविजन लिया क्योंकि आपको दिखाना था मेरे पास है, जिस दिन आपके पास काम आने लगता है उस दिन आप परमानेंट अप्लाई कर दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास प्रोविजनल आया, काम नहीं आया, तब भी मैं परमानेंट आप प्रोविजनल कर ही क्यों रहे हो अप्लाई, आप सीधे परमानेंट ही अप्लाई करो। तो ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, आप सीधे डायरेक्ट परमानेंट कर सकते। परमानेंट मैं तो ये नई बात, मुझे भी नई बात पता चली है कि प्रोविजनल की जरूरत नहीं है, आप सीधे परमानेंट ऑप्शन आपके पास। प्रोविजनल में वो जाता है व्यक्ति जो सोच रहा है। आई थिंक सब लोग जो मेरे फॉलोअर हैं वो सब काम करना चाहते हैं, सोच कोई नहीं रहा है। आई थिंक उनको ये वाली सलाह किसी सीए ने आज तक नहीं दी है, कंसल्टेंट ने नहीं दी है कि आप प्रोविजनल के बिना भी आप आगे जा सकते हैं। तो ये बात करना भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई कहता है कि इसे प्रोविजनल के बिना नहीं जाओ, तो प्रोविजनल करके अगले दिन अप्लाई कर दीजिए। ऐसा थोड़ी कि प्रोविजनल का वेट करना कि 3 महीने पुराना प्रोविजनल होना चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं ना। आपने प्रोविजनल अप्लाई किया, आप नेक्स्ट डे लगा। और इसी में एक और पॉइंट है, हम कब कर सकते हैं? जैसे आज मैंने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया, मेरे पास अगले 1 महीने में बैंक अकाउंट खुल गया, तो मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ? अब इसमें क्या होता है कि जो एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में दुनिया अलग अलग है, सब जगह एक सी है ही नहीं, क्योंकि सब जगह क्या होता है कि स्टेट वाइज लॉ भी आ जाते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट पहले अप्रूव कर देती है उनको। जब ट्रस्ट बनाते हैं वो, तो उनके 2 सर्टिफिकेट आते हैं। कभी आप देखेंगे गुजरात में 2 सर्टिफिकेट ऑलरेडी होते हैं। राजस्थान में ऐसा नहीं है। तो राजस्थान में क्या हो गया, अभी गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अगर आप एनजीओ बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप है ना सिंपली एक तो अपना रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, तो आपने ट्रस्ट बना लिया, ठीक है, सोसाइटी बना ली। इस केस में, इन दोनों केसेस में, एक आपको देवस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं है अभी। वो राजस्थान में ही है, राजस्थान में ही है। अच्छा, तो स्टेट गवर्नमेंट को डाल दिया। जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, जैसे गुजरात दे देती है, महाराष्ट्र दे देती है, पर राजस्थान गवर्नमेंट नहीं देती है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक नया डाल दिया कि आप ये कराना पड़ेगा। जब तक ये दोनों नहीं आ जाते, आप 1280 के लिए अप्लाई नहीं करिए। अच्छा, क्योंकि वो मिलेगा नहीं, 100% नहीं मिलेगा। हमारे पास बहुत से केस आते हैं जो रिजेक्टेड है इस वजह से कि देवस्थान नहीं था।
ये तो ये देवस्थान का मैटर आया ही क्यों बीच में, मतलब ये लॉ चेंज किया अभी गवर्नमेंट ने, तो इनकम टैक्स में बोल दिया गया 2 कम से कम आपको चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट का पेपर चाहिए अब, लेकिन ये सेक्शन 8 पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो तो उस पर एप्लीकेबल नहीं किया उन्होंने। तो आप बता रहे हैं कि जो सेक्शन 8 कंपनी जो राजस्थान के लोग रजिस्टर करेंगे उन पे देवस्थान विभाग एप्लीकेबल। हाँ, तो किसी पे भी नहीं है, मतलब सेक्शन 8 कंपनी आप बनाते हो नेशनल लेवल से वो अप्रूव की आती है, वो ऐसे कंपनी स्ट्रक्चर में चलती है, उसके ऊपर देवस्थान का कोई नहीं, आप उसमें कर रखे हो। अच्छा, अच्छी बात और होती है इसमें कॉन्फ्लिक्ट मैंने कई बार देखा है, मुझे नहीं पता अभी ये बोलने के बाद एड्रेस होना नहीं लग जाए, पता लगे किसी डिपार्टमेंट वाले ने इसको पॉडकास्ट को देख लिया और पंगा सब पे आ गया। पर ठीक है, आपने बोला ऑनेस्ट चलना है तो ऑनेस्ट चल लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ट्रस्ट बनाया, अगर आप ट्रस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका पूरा जो क्राइटेरिया होता है वो आप उसमें लिख देते हो आप कि मैं पूरे देश भर में काम करूंगा। सोसाइटी में ऐसा नहीं है, सोसाइटी में तो राजस्थान की सोसाइटी बनती है स्टेट वाइज, या फिर मल्टी स्टेट बनाइए आप, ठीक बात है, वरना आप नहीं काम कर सकते, उसमें मल्टी स्टेट के लोग लेने पड़ेंगे आपको। तो मल्टी स्टेट सोसाइटी नहीं है तो पूरे देश में काम नहीं कर सकते, ठीक बात है। पर आपने अगर नॉर्मल सोसाइटी बनाई तो राजस्थान आपका क्राइटेरिया है, ठीक बात है। पर अगर आपने गलती से भी ट्रस्ट बना लिया पूरे देश भर में काम कर सकते हैं। अब ट्रस्ट आपने जैसे ही बनाया पूरे देश भर का लाइसेंस आपके पास आया, ठीक है, और जैसे आपने देवस्थान अप्लाई किया उसके टेरिटरी राजस्थान में कॉन्फ्लिक्ट है। ओहो, अभी युद्ध जब शुरू होगा, हाँ, कभी जब फ्यूचर में कि नहीं आपको आ गया ऐसा जिसका दिमाग इस तरह से चला, जिस तरह से हमारा चला, तो हमारे पास केस नहीं, हम तो वो है सर कि जब बीमार कोई हो गया तो रेमेडी देते हैं, ठीक बात है। या हम कोई हमारे पास पहले आ गया तो हम बोलते हैं साहब ये सब मत करना, आपको शुगर है तो इतने किलोमीटर चला करो, ये सब करा करो, हम प्रिकॉशन जो आप कर रहे हैं प्रिकॉशन बता दिए, 2 काम से हम काम करते हैं। केस आएगा तब देखेंगे क्या होगा। नहीं, तो ये बहुत ही टेक्निकल चीज है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है।